आज हम करने जा रहे हैं ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स एडजस्टमेंट पॉलिसीज। इसको हम पहले शुरू कर चुके थे, आज बस इसको फिनिश कर देंगे, थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया था। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ISLM BP मॉडल जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर किस तरह से वर्क करेगा और कैसे बैलेंस हम कर सकेंगे इस मॉडल के अंदर इनको, इन तीनों चीज़ों को। अब इसमें पहला केस है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। तो उस केस में किस तरह से चीज़ें होंगी, तो हम देखते हैं कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हाँ, हम इस ई पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस ई पॉइंट पे हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, पर वो इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है। अगर हम नीचे लाइन ड्रॉ करें तो हम देखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे है। तो इक्विलिब्रियम जरूर है इस ई पॉइंट पे, बट यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 5 जा रहा है। ओके, अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, तो इसको करेक्ट करने के लिए अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इजी अपनाई जाए, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, तो ऐसे केस में हमारा जो LM है, पहले यहाँ था वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो राइट वर्ड शिफ्ट होके LM डैश बन गया। जब वो LM डैश बनता है तो हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम हमको शो हो रहा है, पर यहाँ पे हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि जो आय है वो रिड्यूस हो गया है। आय पहले हमारा 5 जा रहा था, अब वो रिड्यूस होके 2.5 हो गया है। तो ये प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब इसको कैसे करेक्ट करें, पर उससे पहले हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जो चीज़ अभी हुई। हमने देखा LM कर्व हमारा शिफ्ट होके LM डैश हो गया है। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं एक चीज कि हाँ, इस यू पॉइंट पे हम देख रहे थे हमारा इनकम क्या है, इनकम इज 1500, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 1500, और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर यहाँ पे हमने देखा अपना आई जो है वो तो रिड्यूस हो गया है, 5 से रिड्यूस होगी 2.5 हो गया है। और हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि अपना जो BP कर्व है वो अभी भी यहीं का यही है। तो ये जो गैप है, ये BP तो शिफ्ट नहीं हुआ, BP वही का वही है। तो हमको ये जो नया हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आया है जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है वो 1500 है, पुराने वाला 1000 था जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वाले इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी। तो ये जो गैप हमको नजर आ रहा है, ये गैप हमको एक्सटर्नल डेफिसिट जो है उसको शो कर रहा है। तो ये डेफिसिट का सिचुएशन है। अब क्योंकि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे केस में हम देखेंगे जो नेशन है उसका करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगा। करेंसी जब डेप्रिशिएट होगा तो ऐसे केस में जो BP कर्व है, BP कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। एक तो हमको ये रिजल्ट देखने में आएगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन की वजह से जो नेशन का ट्रेड होता है, ट्रेड बैलेंस है, वो भी इम्प्रूव हो जाता है। ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव होता है जिसकी वजह से जो हमारा IS कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। पहले IS था, नाउ इट हैज बिकम IS डैश। तो IS कर्व भी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। और करेंसी के डेप्रिशिएट होने की वजह से जो डोमेस्टिक प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, डोमेस्टिक प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा। और हमारा जो ये LM डैश बन चुका था, ये LM डैश जो हो गया था वो अब हम देखेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो LM डबल डैश में कन्वर्ट हो गया। LM ठीक है डबल डैश हो चुका है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमें देखने में आ रहा है LM कर्व में, जिसका रीजन है डोमेस्टिक प्राइजेस का बढ़ जाना। तो अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो अब इक्विलिब्रियम हमें कहाँ देखने में आएगा, इक्विलिब्रियम इस ई डैश पे देखने में आएगा, जहां पे ये तीनों के तीनों जो कर्व्स हैं, यानी IS डैश, BP डैश एंड LM डबल डैश, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे तीनों मार्केट्स इक्विलिब्रियम पे होंगे। तो ये अब हमारा नया इक्विलिब्रियम है। पर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वापस से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा कुछ और चेंजेस के बाद। ये प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, इजी मॉनेटरी पॉलिसी वाला प्रोसेस, ये बार बार रिपीट होगा जब तक कि तीनों मार्केट वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना पहुंच जाए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। और जो हो रहा था कहाँ पे, 1500 जब इनकम था उस लेवल पे। तो ये इस तरह से है। अब काफी सारी चीजें हो गई है तो हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, इसको शॉर्ट में फटाफट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था, क्योंकि तीनों कर्व्स इंटरसेक्ट हो रहे थे यहाँ पे, BP, LM एंड IS। पर हमने देखा वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है, वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो क्या किया गया, इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया। इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया
जिसके बाद ये जो एल एम कर्व है वो शिफ्ट होके एल एम डैश हो गया था, इतना हमने सीखा। एल एम डैश हो गया। अब इसके बाद में जो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ वो हमारा आई इस पे हुआ, इस यू पॉइंट पे हुआ, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, जो कि है 1500। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, अपना बीपी कर्व तो वहीं का वहीं रह गया। तो इस वजह से ये जो गैप है, ये 1000 पे था और ये फुल एम्प्लॉयमेंट 1500 है, तो ये जो गैप है ये एक्सटर्नल डेफिसिट को शो कर रहा था। अब क्योंकि हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो ऐसे केस में नेशन की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई। नेशन की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, जिसकी वजह से जो अपना बीपी कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और हमारा जो आई एस कर्व है वो भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो बीपी कर्व और हमारा आई एस कर्व दोनों के दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। और अपना जो एल एम कर्व है, ये एल एम कर्व जो है वो हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। एल एम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और एट द एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। जो अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे हुआ क्या था, ये भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ही है, यहाँ पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं स्टैब्लिश हुआ है। तो ये प्रोसेस इस इकोनॉमी के अंदर रिपीट होगा अंटिल वी रीच द पॉइंट जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हो। तो ये प्रोसेस रिपीट होगा। अब मान लो अगर हमें ऐसा करना पड़े, हम इस ई पॉइंट पे हैं, अब हम नेक्स्ट चीज कवर कर रहे हैं। तो मान लो अगर हम इस ई पॉइंट पे हैं और हमको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करना है तीनों मार्केट्स में, और उसको अचीव करने के लिए एक्सपैंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है उसको अपनाया गया है, ठीक है। तो अगर एक्सपैंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाया जाएगा तो उसके क्या रिजल्ट देखने में आएंगे। तो ऐसे केस में हमारा जो आई एस कर्व होगा, वो आई एस कर्व इस एल एम कर्व को इस जेड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और ये जेड पॉइंट हम देख सकते हैं जो बीपी कर्व है उसके राइट में है। अब क्योंकि ये उसके राइट में है, इसका मतलब जो इकोनॉमी होगा उसके अंदर हम देखेंगे डेफिसिट होगा इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को फेस करेगा। अब क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारे नेशन के अंदर है, तो ऐसे केस में जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, करेंसी डेप्रिशिएट होगा। और फिर हमारा जो ये बीपी कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, बीपी कर्व राइट में शिफ्ट होगा, आई एस कर्व भी राइट में शिफ्ट होगा, एंड देन एल एम कर्व वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब ये सारा प्रोसेस चलेगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट ना स्टैब्लिश हो जाए जहाँ पे तीनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके और वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हो। तो ये चीजें चलती जाएंगी और जरूरी नहीं है कि एक बार में ही ये हो जाए। इट्स पॉसिबल कि इस प्रोसेस को रिपीट किया जाए एंड एट द एंड हमको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स देखने में आ पाए। अब हमारा नेक्स्ट केस है जहाँ पे अगेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, पर यहाँ पे जो कैपिटल मोबिलिटी है दैट इज परफेक्ट। तो इसमें किस तरह से हम देखेंगे इक्विलिब्रियम अचीव होगा इन ऑल थ्री मार्केट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से ई पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना ई पॉइंट है, अपना बीपी कर्व, एंड देन आई एस कर्व, और ये अपना एल एम कर्व। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों मार्केट इक्विलिब्रियम में है। पर अगेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमको दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये इक्विलिब्रियम जरूर है पर अनएम्प्लॉयमेंट पे है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ये नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे डेफिसिट वाला सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये तीनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी ठीक सिचुएशन में है, वहां पे डेफिसिट नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को हम अचीव कर सकें। तो अगर ऐसा करने के लिए क्या होता है, एक्सपैंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाया जाता है। अगर एक्सपैंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाएंगे तो हम देखेंगे जो ये आई एस कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टू आई एस डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम पुराने एल एम कर्व की ही बात करें, मान लो अगर एल एम कर्व में शिफ्ट हम नहीं शो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में तो इक्विलिब्रियम हमको ये देखने में आएगा, इक्विलिब्रियम ई डैश हो जाएगा, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है 6.25%, तो ऐसे केस में नेशन में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो देखने में आएगा, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो होगा।
जिसके वजह से जो नेशन का करेंसी है दैट वुड अप्रिशिएट, करेंसी अप्रिशिएट होगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिस्करेज होंगे, इंपोर्ट्स एनकरेज होंगे। एंड देन हम फिर देखेंगे जो अपना ये कर्व है, आईएस कर्व है, इसमें जो चेंज आया था वो चेंज एलिमिनेट हो जाएगा, और ये अपना जो आईएस डैश बन चुका था, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद वो वापस वही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव कर जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो, तो ऐसे केस में फिस्कल पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो वापस से हम देख रहे हैं वापस से यहीं पहुंच जाएंगी, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या किया जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी से ट्राई करके देखते हैं वहां पे क्या होता। तो मान लो हम ई पॉइंट पे पहले होते, इसके बाद इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता। इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए जाने की वजह से जो अपना ये एल एम कर्व है, ये रहा अपना एल एम कर्व, वो शिफ्ट हो जाएगा टू एल एम डैश। ओके, तो एल एम डैश में शिफ्ट हो गया। इसके एल एम डैश पे शिफ्ट होने पे हम देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो गया है। पहले देखो यहाँ जा रहा है और अब ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया है, 3.5 चला गया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया जिसकी वजह से कैपिटल आउटफ्लो होगा, कैपिटल आउटफ्लो देखने में आएगा नेशन से। एंड देन करेंसी जो नेशन का है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, नेशन का करेंसी डेप्रिशिएट होगा जिसकी वजह से जो आईएस कर्व है, हमारा जो ये आईएस कर्व था वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, आईएस डैश हो जाएगा। और जो अपना एल एम कर्व है वो भी थोड़ा, वो हम देखेंगे थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एल एम कर्व अपना थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल एम डबल डैश। ठीक है, ऐसा होने का रीजन क्या था, ऐसा होने का रीजन था मनी सप्लाई जो है, रियल मनी सप्लाई वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि नेशन में प्राइसेस बढ़ गए, तो जो रियल मनी सप्लाई है दैट हैज रिड्यूस्ड। ओके, अब हम देखेंगे अब कहाँ हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश होगा। तो वो अब हमारा इस एफ पॉइंट पे स्टैब्लिश हो जाएगा। अब इस एफ पॉइंट पे तीनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा एल एम कर्व, एल एम डबल डैश, देन वी हैव आई एस डैश, और बीपी तो पहले से यहीं पे है। तो अब हम देख रहे हैं कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जो इक्विलिब्रियम है उसको हमने अचीव कर लिया है। तो हमने देखा फिस्कल पॉलिसी इस केस में जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, वो यहाँ पे काम नहीं करता है। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो वर्क कर पा रहा है, तो उसका रिजल्ट हमने देख लिया है। अब ये जो मॉडल है ISLM BP मॉडल, ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है नेशंस में, और काफ़ी ज़्यादा काम में लाया जाता है पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में। बट इसका एक क्रिटिसिज्म है, एक बुरी बात है, वो ये है कि हमारे इसमें दो कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। एक है LM जो कि स्टॉक है, स्टॉक ऑफ मनी वाली चीज़ पे है, और अपना जो BP है वो फ्लो है, दैट इज फ्लो ऑफ कैपिटल। तो एक चीज़ आप स्टॉक ले रहे हो, दूसरी चीज़ आप फ्लो ले रहे हो। तो क्रिटिसिज्म जिन लोगों ने इसको किया, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, उनका मानना था कि स्टॉक और फ्लो वाले कॉन्सेप्ट को साथ में यूज करना एक अच्छा आइडिया नहीं है, कि एक टर्म अपना स्टॉक है, दूसरा अपना फ्लो है, और हम साथ में कुछ स्टडी कर रहे हैं उन दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए, तो कहते हैं वो लोग कि वो एक अच्छी बात नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिसी मिक्स एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि इंटरनल बैलेंस अचीव करने के लिए किस तरह से फिस्कल पॉलिसी बेनिफिशियल होता है, और एक्सटर्नल के लिए किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी बेनिफिशियल होता है। तो हम यहाँ पे दोनों पॉलिसीज रख रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, और इस साइड पे हमने रख दिया फिस्कल पॉलिसी। तो अगर हम राइटवर्ड मूव करें, जितना हम राइटवर्ड मूव करेंगे दैट वुड मीन कि हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रहे हैं, और जितना हम अपवर्ड मूव करेंगे दैट वुड मीन कि हमने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो या गवर्नमेंट टैक्सेस कम लगाए उसे हम कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। तो जितना राइटवर्ड मूवमेंट होगा दैट वुड मीन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाया गया है, उतना ज्यादा एक्सपेंशनरी है। एंड देन जितना अपवर्ड मूवमेंट है वो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मतलब है नेशन में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज्यादा होना। तो ठीक है, पहले हमने ये समझ लिया। अब हम देखते हैं किस तरह से यहाँ पे हम चीजों को डील करते हैं। अब यहाँ पे हम दो कर्व देख सकते हैं,
एक है आईबी कर्व और दूसरा है ईबी कर्व। तो ये जो आईबी कर्व है ये शो करता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जिन कॉम्बिनेशंस पे अपना इंटरनल बैलेंस जो है हम अचीव कर पाएंगे। और ये जो ईबी है, ये ईबी हमें इन दोनों पॉलिसीज के उन कॉम्बिनेशंस को शो करेगा जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। ओके, अब इंटरनल बैलेंस था क्या? इंटरनल बैलेंस था फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी। जबकि हम जब एक्सटर्नल बैलेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब है इक्विलिब्रियम इन दी नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये दोनों हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? अब ये जो अपना आईबी कर्व है इसको हमने पॉजिटिव स्लोप के साथ क्यों बनाया है? क्या रीजन है? तो हम बोलते हैं इसका रीजन ये है कि अगर एक नेशन में, ये इंटरनल बैलेंस की बात हो रही है ना, आईबी इज इंटरनल बैलेंस। तो अगर आप एक नेशन में इंटरनल बैलेंस चाहते हो तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए हमें, अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रहे हैं तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा बाय अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि इंटरनल बैलेंस बिगड़े नहीं, वो बना रहे। तो इस एफ पॉइंट पे अगर हम हैं, ठीक है, इस एफ पॉइंट पे इंटरनल बैलेंस बना हुआ है, हमें दिख रहा है, ये आईबी पॉइंट पे हमें दिख रहा है, आईबी कर्व पे ये पॉइंट है, तो इंटरनल बैलेंस है। मान लो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपना लिया गया। तो जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाया गया तो ऐसे केस में क्या होगा? गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। ऐसा होने की वजह से हम देखेंगे, हम अगर मूव कर जाएंगे इस एफ पॉइंट से टू पॉइंट ए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, पॉइंट ए पे आ गए, आ तो गए, पर हमारा इंटरनल बैलेंस तो बिगड़ गया, अब हम उस आईबी कर्व पे नहीं रह गए हैं। तो ऐसे केस में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको बैलेंस करने के लिए, हैंडल करने के लिए अपनाया जा सकता है। तो अब जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर देगा। कैसे करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई कर दिया गया, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। तो हम जितना ऊपर जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई हुआ तो हम देख रहे हैं हम इस ए पॉइंट से इस ए डैश पॉइंट पे आ गए हैं। और ये जो ए डैश पॉइंट है ये अभी भी हमारे आईबी कर्व पे ही है, ये अभी भी आईबी कर्व पे ही है, तो इसका मतलब इंटरनल बैलेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो इस वजह से हम बोलते हैं आईबी कर्व जो हमारा है ये पॉजिटिव स्लोप के साथ बनाया जाता है, इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो ये रीजन है, ताकि हम अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रहे हैं तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हमें रिक्वायर्ड है उसको बैलेंस करने के लिए। अगर किसी नेशन में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई पर मान लो इस लेवल पे नहीं अपनाई गई, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने सोचो इतना बढ़ा दिया ना, इस आर ई पे थे और बढ़ा के हमने इतना कर दिया ताकि हम इस वापस इस पॉइंट पे आ सके, आईबी कर्व पे आ सके। पर अगर एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रही है कि आप वापस इस पे आ सको, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हम देखेंगे इन्फ्लेशनरी प्रेशर नेशन में देखने में आएगा, उतना नहीं जितना पहले होता, क्योंकि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया तो गया है पर उस लेवल पे नहीं अपनाया गया है। पर हाँ, वो पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा इसके इम्पैक्ट को। ठीक है, पर अगर मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा टाइट है एक तरह से, यानी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया गया, तो ऐसे केस में अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने में आएगा, यानी हम इस ए डैश पॉइंट से ऊपर पहुंच चुके हैं, तो वो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी हमें शो करेगा। तो हम इसी वजह से देख सकते हैं जो अपना ये आईबी कर्व है उसके इस साइड जो हमें दिख रहा है, उसके नीचे जो हमें पॉइंट दिख रहे हैं राइट साइड, वो हमें दिखा रहा है इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन को शो कर रहा है। और इसके इस तरफ हम जो देख रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है। अब हम इस ईबी कर्व को समझते हैं कि एक्सटर्नल बैलेंस का क्या केस है। तो हम देखते हैं जो ईबी है, हमने समझ ही लिया कि इस पे जितने भी पॉइंट्स हमको नजर आएंगे, इस ईबी कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उन कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के उन कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे जहाँ पे एक्सटर्नल बैलेंस हम अचीव कर पाएंगे। तो ये हमने समझा था। और एक्सटर्नल बैलेंस का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है नेशन का, उसमें इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो ईबी पे अगर हम किसी एक पॉइंट को पिक करें और हम उस पॉइंट पे हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे हैं, एंड देन हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपना लिया, तो ऐसे केस में नेशनल इनकम जो है उसमें कुछ चेंज देखने में आएगा। और इसकी वजह से जो नेशन का ट्रेड बैलेंस है उसमें भी हमें चेंज देखने में आएगा। तो वो बैलेंस बना नहीं रहेगा, वहां पे हमें कुछ चेंज देखने में आएगा।
और उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अगेन हम बैलेंस कर सकते हैं विद अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब किस तरह से होगा? तो हमने बोला जब हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाया, नेशन का जो नेशनल नेशनल इनकम जो है उस नेशन का वो स्टिमुलेट हुआ, उसमें कुछ चेंज देखने में आया, जिसकी वजह से नेशन का ट्रेड बैलेंस पहले से बेकार हो गया। ओके, और इसको हम करेक्ट करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने बढ़ा लिया। हमने इतना बढ़ा लिया ताकि नेशन में कैपिटल इनफ्लोज जो है वो ज़्यादा हो जाए। कैपिटल इनफ्लोज हो जाएंगे, आउटफ्लोज कम हो जाएंगे। ऐसा होने पे हमारा जो एक्सटर्नल बैलेंस है वो बना रहेगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसको एक बार डायग्राम से और अच्छा हो जाएगा। तो पहले हम मान लो इस एफ पॉइंट पे हैं। ठीक है, इसके बाद ये एफ पॉइंट ईबी पे हमें नजर आ रहा है, यानी एक्सटर्नल बैलेंस यहाँ पे है। फिर हमने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपना लिया, जिसकी वजह से अब हम इस ए पॉइंट पे आ चुके हैं। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाने की वजह से ए पॉइंट पे आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इस यहाँ पे हम देखेंगे डेफिसिट का सिचुएशन हमको देखने में आएगा। डेफिसिट का सिचुएशन देखने में आएगा। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो इतना बढ़ गया, और हम वापस से इस पॉइंट पे आ चुके हैं ना, ए डबल डैश पे। तो ये पॉइंट वापस से हमें इस ईबी कर्व पे दिख रहा है, ईबी लाइन पे हमें नजर आ रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाया जाए जिसकी वजह से एक्सटर्नल बैलेंस हमें बिगड़ता हुआ दिखेगा, तो उसको भी हम करेक्ट कर पाएंगे बाय टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। इस वजह से इस ईबी कर्व को भी पॉजिटिव स्लोप ही हम बनाते हैं, पॉजिटिवली स्लोप ही है ये भी। ठीक है, तो अगर ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाए जो एक नेशन को इस ईबी लाइन से नीचे रखे, लाइक दिस ए पॉइंट, तो वहां पे हमें देखने में आएगा डेफिसिट, एक्सटर्नल डेफिसिट, राइट? ओके, और अगर एक ऐसा हम मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस ए डैश से भी ऊपर चला गया, इस ईबी पॉइंट से ऊपर चला गया, तो हमें सरप्लस देखने में आएगा। ओके, सिर्फ ये एक एफ पॉइंट है। इस एफ पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, आईबी एंड ईबी, और इस वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट शो हो रहा था, यहाँ पे नहीं है, इस पॉइंट पे नहीं है। यहाँ पे सरप्लस था, यहाँ पे भी सरप्लस है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है बेसिकली। तो ना इन्फ्लेशन दिख रहा है, ना सरप्लस दिख रहा है, ना डेफिसिट दिख रहा है, ठीक है, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये बैलेंस सिचुएशन है, यहाँ पे हमारी पूरी इकोनॉमी बैलेंस में है, एक्सटर्नल बैलेंस भी है और इंटरनल बैलेंस भी है। तो ये हमने अचीव कर लिया इस पॉइंट एफ पे। जिस पॉइंट एफ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो इतना है, और हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना है। और एक लास्ट बात कि यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो ईबी का लाइन है, ये ज़्यादा फ्लैट है आईबी से। तो हम बोलते हैं इसका रीज़न है क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज को भी इंड्यूस करती है। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी उसको भी अफेक्ट कर रही है, कैपिटल फ्लोज को भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज को भी अफेक्ट करती है। इस वजह से हम अपने ईबी कर्व को ज़्यादा फ्लैट बनाते हैं आईबी कर्व से। और एक लास्ट चीज़ है कि देखो, मानो अगर हम आप इस सी पॉइंट पे हैं, तो सी पॉइंट पे तो हम कैसे वापस यहाँ पे आए जहाँ पे दोनों बैलेंस हमें मिले, एक्सटर्नल बैलेंस इंटरनल बैलेंस दोनों हो पाए। तो अब सोचना है, दिमाग लगाना है, क्या कर सकते हैं? तो हम देख रहे हैं अगर आपको यहाँ से एफ पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाओ। ओके, इससे हम इस सी वन पे पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद मुझे ऊपर जाना है ताकि हमें एफ पे पहुंचना है। तो ऊपर जाने के लिए हमने क्या किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, विच मीन्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया, हम सी टू पे आ गए। इसके बाद अगेन एक्सपेंशनरी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। इस तरह से हम ये काम करते जाएंगे अंटिल वी रीच दिस एफ पॉइंट, जहाँ पे हम इंटरनल बैलेंस एक्सटर्नल बैलेंस दोनों को अचीव कर सकें। अब जो हमने पढ़ा पॉलिसी मिक्स, तो पॉलिसी मिक्स विद प्राइस चेंजेस, इसको अगर इवेलुएट करें कि क्या अच्छा था क्या बुरा था, तो बड़े सारे क्रिटिसिज्म है इसको लेके। जिसमें से एक है कि हमने पढ़ा कि जो इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज है, शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज है, ज़रूरी नहीं है
वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करें जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स को लेके, कि हम बोले इतना कैपिटल फ्लो हुआ तो इंटरेस्ट रेट ऐसा हो जाएगा, या इंटरेस्ट रेट इतना है तो कैपिटल फ्लोज के साथ एग्जैक्टली ये चीज़ होगी। ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो जैसा हम एक्सपेक्ट करें। दूसरा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता एग्जैक्टली प्रिसाइजली, वो नहीं बोल सकते कि हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ होगी, अगर हमने ये इतना एक्सपेंडिचर कर दिया तो इससे एग्जैक्टली ये होगा, या हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी कुछ ऐसा बता पाए मनी सप्लाई के साथ क्या होने पे एग्जैक्टली ये रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं बताया जा सकता है। तो ये कुछ कम है। और हम इसमें सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी और हम फिस्कल पॉलिसी की बातें कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है उतने से बात बन जाए। कई बार कुछ और कंट्रोल्स भी हमें लाने पड़ते हैं, इन दोनों के अलावा भी कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं ताकि जो नेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम अचीव कर सकें। अब है डायरेक्ट कंट्रोल। तो डायरेक्ट कंट्रोल जिसमें हम दो चीज़ें करने वाले हैं, ट्रेड कंट्रोल्स एंड एक्सचेंज कंट्रोल्स। अभी बारी बारी दोनों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं? तो डायरेक्ट कंट्रोल्स जो है इसके अंदर हम उन सारी चीज़ों को डालेंगे जो नेशन की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है। अब इस पूरे डायरेक्ट कंट्रोल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है ट्रेड कंट्रोल जिसके अंदर हम टैरिफ, कोटा, ये जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सबको हम लगा देंगे। इंटरनेशनल ट्रेड पे हम जितने भी किस्म की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनको हम इसके अंदर कवर करते हैं। इसके बाद आता है एक्सचेंज कंट्रोल जिसको फाइनेंशियल कंट्रोल भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे जिसमें जो हम लगाएंगे कैपिटल फ्लोज पे। कैपिटल फ्लोज पे कुछ रिस्ट्रिक्शन जो लग सकते हैं वो इसके अंदर आएंगे। और जनरली ऐसा देखने में आता है कि जो ट्रेड कंट्रोल्स हैं वो थोड़े कम इम्पोर्टेंट और कम एक्सेप्टेबल है बजाय कि एक्सचेंज कंट्रोल के। ठीक है। अब जो डायरेक्ट कंट्रोल है ये किस किस तरह से पॉसिबल है? तो पॉसिबल है कि प्राइस पे कंट्रोल किया जाए, वेजेस पे कंट्रोल किया जाए, ताकि इन्फ्लेशन ना हो सके, उसको हैंडल किया जा सके। और ये सब किया जाएगा जब हमारी कुछ और पॉलिसीज जो है वो फेल हो रही हैं, तो ऐसे केस में हम ऐसे कुछ कंट्रोल्स लगा सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल्स लगा सकते हैं। अब ट्रेड कंट्रोल में पहली चीज़ है इम्पोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट टैरिफ जो होते हैं जब वो लगाया जाता है तो जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए उसका प्राइस बढ़ जाता है। उसका प्राइस बढ़ जाता है जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जो चीज़ इम्पोर्ट करी जा रही थी पहले उसके सब्स्टिट्यूट का एक तरह से प्रोडक्शन नेशन के अंदर बढ़ जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज दी जाए उसका इम्पैक्ट भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। वहाँ पे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो चीपर हो जाएंगे फॉरनर्स के लिए, और इसकी वजह से जो नेशन का एक्सपोर्ट है वो इनकरेज होगा। तो अब अगर हम बात करें इन दोनों चीज़ों से, चाहे वो इम्पोर्ट टैरिफ है चाहे वो एक्सपोर्ट सब्सिडी है, अगर वो मान लो हर सामान पे कर दिया जाए तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, जैसे किसी करेंसी का जब डीवैल्यूएशन होता है उसका जो रिजल्ट आता है, ऐसा ही कुछ रिजल्ट हमें यहाँ पे भी देखने में आएगा। अगर ये हर कमोडिटी पे हमें करने में देखने में आता है तो कुछ कुछ ऐसा ही होगा। पर हम देखते हैं आज की डेट में ज़्यादातर जो नेशंस हैं वो ऐसे कंट्रोल जो लगाता है कोई नेशन उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बड़ी डिफ़िकल्टीज़ है अगर कोई नेशन ऐसा कुछ टैक्सेशन करना चाहे या कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहे जो ट्रेड कंट्रोल्स के अंदर आएंगे, वो लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब इन दोनों के अलावा एक और तरीके का जो कंट्रोल रहता था पास्ट में ट्रेड कंट्रोल के अंदर कंसिडर जिसको करते थे, तो वो कुछ इस तरह का होता था कि जहाँ पे अगर कोई इंपोर्ट करवाना चाहता है सामान, तो उससे ऐसा बोला जाता था कि आपको जिस वैल्यू का सामान इंपोर्ट करवाना है आप उसका उस वैल्यू का एक फ्रैक्शन कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराओ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको नहीं मिलता था। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंपोर्ट जो वो करवा रहा है सामान एक तरह से उसी का प्राइस बढ़ गया, एक तरह से यही बात हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंपोर्ट डिस्करेज होगा। तो कई सारे नेशंस इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए इस प्रैक्टिस को अपनाते रहे हैं इन द पास्ट। जो आज की डेट में डेवलप कंट्रीज हैं वो ऐसा अपनाते थे, पर आज भी कुछ नेशंस अपनाते हैं इन चीज़ों को जो डेवलपिंग नेशंस के अंदर आते हैं, तो वो आज भी इन चीज़ों को अपना रहे हैं। अब लास्ट चीज़ है दैट इज एक्सचेंज कंट्रोल्स। ऐसा देखने में आता है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो एक अलग तरीके का रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं, वो होता है कैपिटल एक्सपोर्ट्स पे। तो कैपिटल एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जब उनका नेशन का जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, वो डेफिसिट में है। और कैपिटल इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे जब वो सरप्लस में है। तो इसे एक्सचेंज कंट्रोल बोला जाएगा। दैट्स इट। ये चैप्टर अब हमारा फिनिश हो गया है।